इस कहानी के लेखक है विजेंद्र कुमार कर्ण। यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है, लेकिन हमने इसके जगह और पात्रों के नाम बदल दिए हैं। अजीब सा सन्नाटा होता है ना शमशान घाट में। गंगा के किनारे स्थित उस शमशान घाट में भी एक भयावह खामोशी थी। 3-4 लाशें थोड़ी थोड़ी दूरी पर जल रही थी। आग की लपटें मृत शरीर को जला रही थी और दुनिया के सबसे बड़े सत्य यानी मृत्यु को बता रही थी। जब तक हम जीवित रहते हैं तो जरा सा कहीं आग की लपटें छू जाए तो जान निकल जाती है, लेकिन मृत्यु के बाद तो पूरा का पूरा शरीर धीरे धीरे कर जलता रहता है और हम चुपचाप चिता पर लेटे रहते हैं। सूरज आहिस्ता आहिस्ता पश्चिम में डूब रहा था। 12 साल का दीपक शमशान में चुपचाप बैठा एक लाश को जलते हुए देख रहा था। लाश का शरीर धीरे धीरे राख हो रहा था और जैसे जैसे उसका शरीर राख हो रहा था, दीपक के हाव भाव बदलते जा रहे थे। उसके चेहरे पर तनाव आ रहा था, उसकी आंखें बड़ी होती जा रही थी और धीरे धीरे कर उन आंखों में लालिमा आती जा रही थी। लाल, सुर्ख लाल, खून की तरह लाल हो रही थी उसकी आंखें। अचानक वो जोर से चीखने लगा। जलती लाश के पास गमों के सागर में डूबे उस मृत व्यक्ति के परिजन दीपक को इस तरह चिल्लाते देखकर डर गए। अरे ये कौन है? कहाँ हुआ रे उसको? हमको नहीं पता दादा, पता नहीं कौन है। बाप रे, ये कैसे चीख रहा है? ऐसा लगता है कि कौनो भूत घुस गया है इसका देह में। दीपक जो अभी तक केवल चीख रहा था, जमीन पर बैठे बैठे उसने अपने पैरों के नाखूनों को सामने के पत्थर पर रगड़ना शुरू कर दिया। वो रगड़ इतनी तेज थी कि उसके नाखूनों से खून निकलने लगा, लेकिन उसे शायद दर्द का एहसास नहीं था, तभी तो वो नाखूनों को लगातार रगड़े जा रहा था। पास बैठे लोग अब दीपक को देखकर और भी डर गए थे। अरे अरे, ये किसका बेटा है रे? हाफ माइंड है का? ये क्या कर रहा है? उस आदमी की बात पर दीपक ने उसे गौर कर देखा और उसके मुंह पर थूक दिया। अरे ये क्या कर रहा है तुम? मारेंगे एक थोपी, दिमाग सही हो जाएगा तुम्हारा। दीपक ने उस आदमी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ, अपने कपड़े फाड़ दिए और उस जलती लाश की ओर दौड़ पड़ा। दीपक उस चिता पर कूदने ही वाला था कि तभी कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया। दीपक कुछ बोल तो नहीं रहा था, लेकिन गुस्से से वो सबकी ओर देख रहा था और मुंह से डरावनी आवाज निकाल रहा था। अचानक पता नहीं कहां से उस 12 साल के दीपक में इतनी ताकत आई कि वो उन सभी लोगों को जोर से धक्का दे दिया। वह फिर से चिता में कूदने ही जा रहा था कि राधेश्याम नाम का आदमी गगन काका के साथ वहां आ पहुंचा। दीपक, अरे ना बेटा ना। गगन काका ने अपने थैले से राखनुमा कुछ चीज निकाली और दीपक की ओर उछाल दिया। दीपक जमीन पर गिर पड़ा और तड़पते हुए शांत हो गया। पिताजी, ये देखिए, ये का मिला है हमको स्कूल में। अरे ये तो कौनो मेडल है। पिताजी, हम अपने स्कूल में टॉप आए हैं। टॉप? अरे टॉप मतलब हमारा नंबर सबसे ज्यादा है। जानते हैं, अब हमको स्कॉलरशिप मिलेगा, मतलब छात्रवृत्ति। सरकार हमको आगे की पढ़ाई का पैसा देगी। राधेश्याम अपने बेटे को बोलते हुए सुन रहा था और उसकी आंखें भीग रही थी। राधेश्याम और जानकी का इकलौता बेटा था दीपक। राधेश्याम और जानकी दोनों ही अंगूठा छाप थे और दूसरों के खेतों में काम करते थे। तमाम दिक्कतों के बावजूद वो अपने बेटे को खूब पढ़ाते, क्योंकि उन्हें पता था कि पढ़कर ही उसके बेटे की किस्मत बदल सकती है। दीपक हर शाम स्कूल की बातें अपनी माँ और पापा को जरूर बताता। सूरज ढल गया था। जानकी ने लालटेन जला दी थी। दीपक उसकी रोशनी में पड़ रहा था। उसके बगल में ही राधेश्याम हाथ वाला पंखा जल रहा था। तभी जानकी हाथ में खाने की थाली लिए उसके पास आई और दोनों को इशारों से खाने के लिए कहा। राधेश्याम ने जानकी के हाथ से खाना ले ली, लेकिन दीपक ने कहा, अम्मा थोड़ी देर में खाते हैं, तुम खाना ढक कर रख दो ना। जानती हो आज हमको मास्टर जी का पढ़ाए। अब हमको कैसे पता होगा? हम कोनो स्कूल गए हैं का? मास्टर जी न्यूटन का तीसरा गति नियम बताए हैं। अब ये न्यूटन कौन है और वो का बताया है?
माँ, वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। उसका तीसरा गति का तीसरा नियम ये है कि हर एक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब हम कुछ भी करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया जरूर होती है। जैसे ही देखो, हम इस गेंद को यहाँ दीवार पर मारेंगे तो ये वापस हमारे पास आएगी। ये देखो, आ गई ना। हम गेंद को दीवार पर फेंके, वो क्रिया हुई, और गेंद वापस आई, उसे कहते हैं प्रतिक्रिया। अरे तुम्हारा ये न्यूटन जरूर भगवत गीता पढ़ता होगा, क्योंकि सब तो वही लिखा है, इंसान जो करता है उसका फल मिलता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, कर्म फल जरूर मिलता है। भगवत गीता। यही आखिरी बातचीत थी दीपक की अपने माँ बाबूजी के साथ, क्योंकि उस रात के बाद तो सब कुछ बदल गया था। दीपक देर रात तक पढ़ा करता था। उस रात भी वो मन लगाकर पढ़ रहा था। तभी उसे लगा कि उसके कानों में कोई आवाज आ रही है, किसी के चिल्लाने की आवाज। कौन है? दीपक को डर लगने लगा था, लेकिन फिर भी उसने उस आवाज को अनसुनी कर फिर से पढ़ाई करने की सोची। लेकिन अचानक से उसे लगा कि उसके शरीर में कोई प्रवेश कर गया है। उसके प्रवेश करने के बाद उसका खुद पर नियंत्रण नहीं रहा। वह जोर जोर से हंसने लगा, फिर हंसना बंद करके चीखने लगा। राधेश्याम और जानकी भागे भागे उसके पास आए। अरे क्या हुआ है बेटा, ये ऐसे काहे चिल्ला रहे हो तुम? दीपक उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता है और पास ही पड़ी अपनी किताब कॉपी को फाड़ने लगता है। अरे दीपक, क्या हुआ है बेटा? ये किताब कॉपी काहे फाड़ रहा है? वह अब भी उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता, बल्कि उनकी ओर घूर घूर कर देख रहा होता है। उसकी आंखों का रंग बिल्कुल बदल गया था, उसके चेहरे के हाव भाव भी। वह अजीब सी आवाज में गुर्रा भी रहा था। अचानक उसने अपनी माँ पर हमला कर दिया और उन दोनों का गला दबाने लगा। जानकी, ये हमारा दीपक नहीं है, ये कौनो और है। राधेश्याम और जानकी जोर जोर से चिल्लाने लगे। पल में ही गांव के कई सारे लोग इकट्ठे हो गए। अरे क्या हुआ है? कौनो जानवर वानवर घुस गया है क्या घर में? बचाओ बचाओ। गांव वालों ने दीपक के घर का दरवाजा तोड़ा। लालटेन की रोशनी में उन्होंने जो देखा, उसे देखकर सभी सहम गए। दीपक ने अपनी मां को बुरी तरह घायल कर दिया था और वहीं चुपचाप सिर झुकाए बैठा था। गांव में सभी को पता लग गया था कि दीपक के शरीर पर किसी बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। गांव के गगन काका झाड़ फूक किया करते थे। उन्होंने कई बार अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से भूत और प्रेत की व्याधि में फंसे लोगों को बचाया था। उनकी मदद ली गई, लेकिन गगन काका का भी मंत्र शक्ति दीपक की ताकत के आगे फेल हो गई। दीपक ने उन्हें बुरी तरह मारा। वो तो कई लोगों ने दीपक को पकड़ लिया, नहीं तो वो गगन काका को जान से मार देता। दीपक कभी लोगों पर हमला करता तो कभी खुद को ही मारने की कोशिश करता। ये बहुत ताकतवर आत्मा है और खूंखार भी। इससे निपटने के लिए हमको कुछ और चीजें चाहिए होंगी जो अभी हमारे पास नहीं है, और वो सब सामान जुगाड़ करने में कम से कम 2 दिन तो लगेगा ही। तब तक तुम लोग इसको बांध कर रखो, हम जल्द ही कुछ करते हैं। दीपक को बांध कर रखा जाने लगा, लेकिन पता नहीं उस दिन उसके अंदर कहां से हिम्मत आ गई और वो लोहे की जंजीर तोड़कर शमशान की ओर भाग गया। वो तो गांव के कुछ लोगों ने उसे शमशान जाते देख लिया था, जो राधेश्याम चाचा को बताया गया, और राधेश्याम चाचा गगन काका को लेकर शमशान पहुंचे। उस दिन गगन काका पूरी तैयारी के साथ वहां गए थे। दीपक को घर लाया गया, उसे एक बार फिर से बांध कर रखा गया। गगन काका दीपक के पूरे घर में घूम रहे थे और पता नहीं क्या सूंघने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही अपनी झोली में रखी राख को घर के अंदर फेंक रहे थे। जैसे ही वो राख को फेंकते, एक आवाज उनके कानों में आती, किसी के चीखने की आवाज। लेकिन वो आवाज सिर्फ गगन काका ही सुन सकते थे और कोई नहीं। कोई तो आया है, कोई आया है राधेश्याम, कोई आया है इस घर में, कहीं छिप कर बैठा है, वही कर रहा है तुम्हारे बेटे को तंग। कौन आया है? ये हमको नहीं पता, लेकिन तुम्हारा बेटा ही उसे लेकर आया है, वो खुद नहीं आया। हम भी ना बड़ा होकर न्यूटन जैसा वैज्ञानिक बनेंगे। कितने काम की चीज बताया है उसने। हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, मतलब पढ़ेंगे तो पास, नहीं पढ़ेंगे तो फेल। स्कूल से लौटते वक्त दीपक यही सब सोचता हुआ घर की ओर आ रहा था।
तभी उसकी नजर गांव के चौराहे पर पड़े उस नींबू और मिर्ची पर गई। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि वो नींबू है, क्योंकि उस नींबू का रंग पूरी तरह लाल था। उस नींबू में कई सारी सुइयां भी चुभ